शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की वॉइस रिकॉर्डिंग शायद आपको 2 से 3 चरणों में मिले, क्योंकि 2 से 3 चरण की बातें हैं। और ये वॉइस रिकॉर्डिंग आप सभी कस्टमर्स के लिए, एसोसिएट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद आप सभी लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग में कोई वायदा या कोई समय सीमा नहीं दी जाएगी, बल्कि अब आगे आप सभी लोगों को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का एक्शन, राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप के तौर तरीकों के तरीके से दिखाई देगा। आपके सामने 2 पेज शेयर किए गए हैं। ये रोड मैप जो कंपनी ने 28 तारीख के लिए तैयार किया था, उस रोड मैप की कुछ हेडलाइनें हैं, जिसमें कंपनी ने अपनी तरफ से बाकायदा कोर्ट में यह वादा किया कि हम अपने हर एक कस्टमर को, जिसकी हमारे पास डिपॉजिट है, जिसकी ज़मीन हमारे पास, सब कुछ, जो कुछ हमारी लायबिलिटी, हम सब उसको निपटाना चाहते हैं। अगर आप इसकी हेडलाइनों को पढ़ेंगे तो इसमें कहीं पर भी कतई यह नहीं जाहिर किया गया है कि हमने कोई शर्त लगाई, कोई कंडीशन लगाई। 28 तारीख से पहले मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। उन बातचीत के अंदर लोगों ने यह विनम्रता भी देखी कि ऐसे एसोसिएट्स जो किसी मजबूरीवश कस्टमर के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, जो किसी मजबूरीवश अपना घर परिवार छोड़कर चले गए हैं, कस्टमर का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन सबको माफ़ करते हुए कंपनी को फिर से दोबारा खड़ा किया जाए। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो 28 तारीख को, अगर सारी चीज़ें उसी तरह से होती जैसे प्लान किया गया था, तो शायद मेरे ख्याल से 28 तारीख वो दिन होता जिस दिन शाइन परिवार के हर एक कस्टमर्स, हर एक एसोसिएट और हर एक मेंबर्स के लिए ऐतिहासिक दिन होता। इस 2 पेज के हेडलाइन में जो बातें दी गई हैं, उसमें बाकायदा हमने एजेंसी को सपोर्ट करते हुए कस्टमर्स की लायबिलिटी ख़त्म करने की बात करी है। हमने बाकायदा अपनी ज़मीन का ब्यौरा कोर्ट के सामने रखते हुए, कोर्ट से अप्रूवल लेकर के उसे आगे लिक्विडेट करके कस्टमर्स को पैसा देने की बात करी है। हमने अदर सोर्सेस के द्वारा अपने फंड्स को इंतज़ाम करा करके अपने कस्टमर्स को पैसे देने की बात करी है। आज तक हमने कभी भी कोर्ट में ये नहीं पूछा कि हम पर क्या लायबिलिटी है। हमने अपनी हर एक लायबिलिटी को लायबिलिटी माना और पूरी तरीके से कस्टमर्स के पैसे को वापस देने की बात हमने करी है। लेकिन अफसोस, 28 तारीख को जब हमारे अधिवक्ता महोदय इस उम्मीद के साथ कोर्ट में जाते हैं कि आज कस्टमर्स के लिए रास्ता लेकर के आएंगे, तो उन सारे लोगों को कैसे ये चीज़ पसंद आ जाती या बर्दाश्त होता जो लोग शाइन परिवार के नाम पर जिन्होंने लूट मचाई और जिन्होंने अपनी तरफ से उस लूटे हुए धन का उपयोग करते हुए ऐसे अधिवक्ताओं की फौज खड़ी करी, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को उनका हक मिलने से रोकना है, जिनके पास इल्ज़ाम के नाम पर इतनी चीज़ें हैं, इतनी वाहियात और बेकार चीज़ें हैं, जिसका कोई साक्ष्य, कोई सबूत उन्हें कभी जीवन में मिल नहीं सकता है, जिनके पास कोर्ट में रखने के लिए ऐसे बोगस तरीके हैं, ऐसी बोगस बातें हैं, जिसके साक्ष्य कभी किसी जांच एजेंसी को नहीं मिल सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी आरोप जो कंपनी पर लगाया गया है, कंपनी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही नहीं। और उसका आरोप उच्च न्यायालय में बड़े शान से एजेंसियों के ऊपर थोपा जाता है कि एजेंसी जांच नहीं कर रही है। पिछले 3 से 4 सालों में भारत देश की वो सर्वोच्च एजेंसियां, जिन्होंने न जाने कितने बड़े बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया है, पिछले 3 सालों में भारत देश की एजेंसियों के वो धुरंधर और माहिर ऑफिसर्स, जिन्होंने अपनी कार्यप्रणाली से अपने विभाग के अंदर कई बार शाबाशी पाई हैं, उन सब के किए गए सारी की सारी मेहनत पर पानी फेरते हुए, जांच एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाते हुए इस प्रकार से बात रखी जाती है जिससे यह लगता है कि कंपनी ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया और न जाने कितनी चीज़ें। आप सभी लोगों को शायद 28 तारीख की हियरिंग जो थी उसकी जानकारी ठीक से हो गई हो, जो 28 तारीख और 29 तारीख दोनों दिन चली, और उसके बाद जांच एजेंसियों को वार्न करते हुए, डांटते हुए डायरेक्टर लेवल की तलबी 31 तारीख को की गई, जिसकी सुनवाई आज हुई। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनी तत्पर थी पूरी तरीके से अपने हर एक दायित्वों को निभाने के लिए। कंपनी ने लिख करके अपने एफिडेविट में कोर्ट के अंदर सबमिट कर दिया था, जिसमें कंपनी जांच एजेंसियों को और माननीय उच्च न्यायालयों को अपने पूरी की पूरी कार्यप्रणाली से अवगत कराना चाहती थी, अप्रूवल लेना चाहती थी, परमिशन लेकर के एक एक बंदे का पैसा, एक एक बंदे की ज़मीन उसे देना चाहती थी। लेकिन फिर से एक बार वो स्टोरी स्टार्ट की गई कोर्ट के अंदर
जिस स्टोरी की जांच करने में जांच एजेंसियों को 2 से 3 साल लग गए, लेकिन उसका साक्ष्य 1 रुपया कहीं नहीं मिला। 68,000 करोड़ के नाग ने एक बार फिर से फन उठाया, और जैसा कि हमेशा होता रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश महोदय, अगर उनके सामने इतनी बड़ी बात कही जाएगी कि 68,000 करोड़ का स्कैम है, ये सारी चीज जो बताया गया, अगर वो कही जाएगी, तो पुराने न्यायाधीश महोदय के सामने सारी सच्चाई आ चुकी होगी। अब नए न्यायाधीश महोदय जब आते हैं तो उनके समक्ष सच्चाई अगर नहीं है, तो ऐसे आरोपों पर, ऐसी बातों पर उनका भी कान खड़केगा और उनका भी माथा ठनकेगा। जाहिर सी बात है, वही हुआ। मिलते मिलते रास्ता, फिर से एक बार आपका रास्ता इन वकीलों ने रोक दिया, उन लोगों ने रोक दिया जिनके कस्टमर्स का कोई पैसा कंपनी में नहीं है, जिनके लोगों का कोई पैसा कंपनी में नहीं है, जो एसोसिएट्स का केस लड़ रहे हैं। बड़े शर्म की बात है और सोचने वाली भी बात है, हर उस कस्टमर के लिए जिसने श्री राम वाली रिट पर अपना दावा ठोका है, जिनको श्री राम की रिट के साथ क्लब किया गया है। कस्टमर को यह लगता है कि श्री राम की रिट पर सुनवाई हो रही है, और हकीकत में पुकारी श्री राम की ही से रिट जाती है, लेकिन बहस की जाती है उन दूसरे लोगों की रिटों पर जिन्होंने श्री राम की रिट पर फैसला आने से रोक लगाने के लिए झूठे आरोप लगाकर कोर्ट में अब तक कोर्ट को बरगला रखा है। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोर्ट को बरगला रखा है। ये आरोप लगाते हैं कि 68,000 करोड़ का स्कैम हुआ, लेकिन कोर्ट के सामने ये नहीं बताते हैं कि 2 साल में जांच एजेंसियां जांच कर करके थक गई 2 से 3 सालों में, लेकिन 68,000 करोड़ की कोई ट्रेल नहीं मिली। 68,000 करोड़ का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने 68,000 करोड़ रुपए जमा कराया है, तो कहां जमा कराया? कंपनी बैंक अकाउंट में। वो बैंक अकाउंट किसके पास है? एजेंसियों के पास में है। बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन कंपनी मिटा तो नहीं सकती, बैंक अकाउंट में आने वाले पैसों को कंपनी छिपा तो नहीं सकती। डेटा आपकी नजर के सामने है। 68,000 करोड़ रुपए कंपनी में आया और कंपनी के मैनेजमेंट उसको लेकर भाग गया। यह सिर्फ ओवरनाइट तो होता नहीं कि सोते सोते पैसा लेकर निकल गए। अगर पैसा कंपनी अकाउंट में आएगा तो उसकी एंट्री मिलेगी, और अगर कोई उस पैसे को लेकर जाएगा तो उसकी एग्जिट भी एंट्री भी दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें जो कस्टमर पिछले 2-3 सालों से सुन सुनकर पक चुका है, एक बार फिर से कोर्ट के अंदर उन लोगों के जरिए किया गया जिनका 1 रुपया का क्लेम कंपनी में कतई नहीं है। और अफसोस और शर्म की बात है उन सभी कस्टमर्स के लिए जिनके अधिवक्ता महोदय इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बात के लिए खड़े होते हैं कि अगर कंपनी हमें पैसा दे रही है तो हमें हमारे पैसे से मतलब है, बाकी हमें किसी बात से मतलब नहीं है। एक अधिवक्ता महोदय ने भी अगर सामने खड़े होकर यह कह दिया होता कि मिलॉर्ड, इन आरोपों पर जांच हो चुकी है, इन आरोपों पर रिपोर्ट लग चुकी है, आप एक बार रिपोर्ट को देख लें, अगर कंपनी दोषी है तो सजा दे करके जो कंपनी मैनेजमेंट है कस्टमर को बरी किया जाए, और कंपनी दोषी नहीं है तो कस्टमर का पैसा वापस मिलने का रास्ता दिया जाए। एक भी अधिवक्ता महोदय के मुंह से यह बात नहीं निकली जो बाहर जाकर अपने कस्टमर्स को यह आश्वासन दिलाते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर किसी भी एक अधिवक्ता ने इस बात का कतई विरोध नहीं किया कि जो झूठे आरोप फिर से एक बार लगाए जा रहे हैं, जिन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, जिन आरोपों को अच्छे से जानते बिल्कुल गलत तरीके से लगाया जा रहा है, उन आरोपों को लगाने से रोकने के लिए कस्टमर की तरफ से कोई भी अधिवक्ता सामने आकर यह नहीं बोल पाया कि मिलॉर्ड, इन सारे आरोपों पर जांच की गई हैं, जांच रिपोर्टें आ चुकी हैं, एक बार उन रिपोर्टों को पढ़ लिया जाए, और अगर वाकई में जांच में कुछ नहीं पाया जा रहा है तो कंपनी के द्वारा दिए गए रोड मैप को भी देख लिया जाए, और अगर रोड मैप कस्टमर के अनुकूल है तो कंपनी को रास्ता दिया जाए। कस्टमर और कंपनी एक साथ समझौता करना चाहते हैं और हमें हमारा पैसा दिलाया जाए। यह सब कुछ छोड़कर आप ऑर्डर की कॉपी देखें। मैं उसे शेयर नहीं करूंगा क्योंकि उस ऑर्डर के अंदर जितने ऑर्डर लिखे गए हैं, अगर मैं उसके ऊपर अपनी टिप्पणी देना शुरू करूंगा तो मेरे ख्याल से मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकल सकती है या ऐसी कोई चीज निकल सकती है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और शायद हो सकता है कि उस बात का फिर बतंगड़ बनेगा। लेकिन वो ऑर्डर शीट जो आप सभी लोगों के बीच में 29 तारीख को शेयर की गई होगी, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो ऑर्डर शीट ऑर्डर नहीं बल्कि लगाए गए सारे आरोप हैं। उस ऑर्डर शीट्स के 2-4 पॉइंट्स पर मैं जरूर बात करूंगा। मैं जरूर आपको बताऊंगा कि उस ऑर्डर शीट के अंदर वो 2-4 पॉइंट की सच्चाई क्या है। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे,
कि कंपनी थाल में सजा करके आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए कोर्ट में आई थी। कंपनी पूरी तत्परता के साथ तैयार थी, लेकिन आपके अधिवक्ता महोदय लोगों ने, आपके बीच के लोगों ने एक बार फिर से झूठे आरोपों का पुलंदा लाकर कोर्ट में रख करके, कोर्ट को बरगला करके एक बार फिर से ऐसे सुनहरे मौके को जो कंपनी कस्टमर्स को दे रही थी, उससे आप लोगों को कोसों मील दूर कर दिया है। बिल्कुल कोसों मील आपको दूर कर दिया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत आपको दोबारा उस दिन पर वापस नहीं ला सकती है जो 28 तारीख को आपको मौका मिला था। दुनिया की कोई भी ताकत वो माहौल नहीं ला सकती जो 28 तारीख को था। अब तक आपकी लड़ाई पूरी तरीके से किसी वकील ने नहीं लड़ी है, कंपनी ने लड़ा है। ये जो डेट लगी है, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा बहुत कम ही बार होता है कि लोगों को 4-4, 5-5 महीना, 1-1 साल तक डेट नहीं मिलती। 16 महीने कोई सुनवाई नहीं हुई थी हमारी, और इस बार 1 महीने में 5-5 डेट लगना यह कंपनी के वकीलों की मेहनत का नतीजा था, ना कि कस्टमर के किसी वकील का नतीजा। इस वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं आप सभी लोगों को 28 तारीख का सार सिर बताना चाहता हूं। दोस्तों, 28 तारीख को कंपनी पूरी तरीके से इस उम्मीद के साथ कोर्ट में प्रस्तुत हुई थी कि यह साल खत्म होने से पहले पहले हम अपनी पूरी लायबिलिटी खत्म करके हिंदुस्तान में अपने कार्य करना शुरू कर चुके होंगे। हमारे पास जितना लैंड बैंक है, उस लैंड बैंक में हमारी लायबिलिटी खत्म होने के साथ साथ न जाने कितना लैंड बैंक बच जाएगा। हमारे पास जितना धन हमारा मार्केट पड़ा हुआ है, उनमें से न जाने ऐसे कितने लोग जो आज भी कंपनी के साथ वफादारी से खड़े हैं और पैसा वापस करना चाहते हैं, उन पैसों के साथ आपका पैसा न जाने कब का चुक जाता। हमारे अपने खुद के जरिए किए गए वो सारे इंतजामात, जहां पर हमारे दरवाजे पर, हमारी कंपनी के दरवाजे पर, हमारे ऑफिस में अगर कोई कस्टमर आ करके खड़ा होता, उसकी मजबूरी अगर सामने होती, भले ही कंपनी अपनी लैंड लिक्विडेट कर पाती ना कर पाती, भले ही किसी एक्स्ट्रा सोर्स से पैसे आ पाते ना आ पाते, लेकिन आपका काम करने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर से जो मन में जैसे भी बन पड़ता, जिस तरह से भी होता संभव, मैं आपके लिए खड़ा रहता और आपको आपका पैसे की अदायगी जैसे भी करनी होती आपको करा कर आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट लाता, आपकी आंखों के आंसू को पोंछता। कंपनी कल भी कस्टमर के साथ थी, कंपनी उस दिन भी कस्टमर के साथ थी, कंपनी आज भी कस्टमर के साथ है, और कंपनी आगे भी कस्टमर के साथ अब होना चाहती है, लेकिन अब अंदाज तौर तरीका बिल्कुल बदला हुआ रहेगा। साथियों, 28 तारीख को आपको बहुत आसानी से रास्ता मिल जाता, लेकिन बोगस फर्जी रिटों के वकीलों ने खड़े होकर कोर्ट में श्री राम की रिट को दबा दिया और अपनी बातों को रखा। अगर कोई अधिवक्ता आपसे यह कहता है कि उसने श्री राम की रिट पर बहस करने की कोशिश करी या उसने ये कहा कि कंपनी ने कुछ डिनाई किया, तो वो आपके सामने झूठ बोल रहा है। हमारे पास हर एक बात का साक्ष्य और सबूत है कि किस प्रकार से झूठे आरोप लगा लगाकर वो सारे आरोप जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, जो सिर्फ बोगस है, कैसे कोर्ट के अंदर एक बार फिर से मामलात को मिसलीड किया गया। मुझे तो ये देख करके बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जब वो दिन आएगा कि ये सारे आरोप गलत साबित होंगे, तो जिन रिटों में ये आरोप लगाए गए हैं और जिन्होंने आरोप लगाया है वो कहां जाएंगे, उनका क्या होगा, कानून उनके साथ क्या रवैया अख्तियार करेगा, इसका अंदाजा मैं लगा सकता हूं, पता नहीं उनको है या नहीं। साथियों, 28 तारीख की ये पूरी रिपोर्ट है, 28-29 की। 31 तारीख की आज की प्रोसीडिंग क्या थी और आगे कंपनी क्या करने जा रही है, ये मेरे अगले 2 वॉइस नोटों में आपको जरूर पता चलेगा। इस वॉइस नोट को कतई मिस ना करिएगा, और इसके बाद के 2 वॉइस नोट तो कतई मिस मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आपको दिखाते हैं और मैं करके दिखाऊंगा कि मैं कभी रास्ता नहीं, मैं मंजिल को प्लान करता हूं। और बहुत जल्दी राशिद नसीम हिंदुस्तान के अंदर शाइन को खड़ा करके दिखाएंगे, ये मेरी जिद है। कैसे, किस तरीके से, ये आने वाली 2 वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर आपको जरूर पता चलेगी।